जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और आज का ये विशेष लाइव जो एक बार को मन हुआ कि ना किया जाए, कि अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी तकलीफ हुई। फिर सोचा कि आपसे कमिटमेंट किया है तो आप लोग इंतजार करेंगे। फिर ये तय हुआ कि आपसे चाहे थोड़ी बात हो लेकिन की जाए। अपनी बात को शुरू करने से पहले आप गौर करना, जिन नामों को मैं आज ले रहा हूं उन पे गौर करना। जब तक मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं, जब तक आप इन महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे, जिनके नाम ले रहा हूं, और भी बहुत सारे कुछ छूट जाएंगे, उनके साथ साथ इनके दिखाए रास्ते पे नहीं चलोगे, महापुरुषों ने मिशन कैसे चलाया ये नहीं सीखोगे, तब तक इस देश में बहुजन समाज के लोग अन्याय अत्याचार सहने के लिए तैयार रहें। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना एक एक कण, एक एक पल, अपनी जिंदगी, अपनी सुख सुविधाएं हमारे लिए कुर्बान कर दी। मैं उन महापुरुषों की बात आपसे कर रहा हूं। मैं लाइव के शुरुआत में सबसे पहले धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के उन सब लोगों को जो कल दिल्ली भीम आर्मी के 8वें स्थापना दिवस पर और एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, जिन्होंने हमेशा की तरह इस आंदोलन का, मेरा और हमारे तमाम नेताओं का मान सम्मान मजबूत किया और देश और दुनिया में रहने वाले भीम आर्मी के समर्थकों का भी हौसला अफजाई किया। मैं उन बहनों को, माओं को, सबको धन्यवाद करता हूं जो, क्योंकि दिल्ली में जुलाई के महीने का सबसे गर्म दिन था कल, जो हजारों किलोमीटर से चल के दिल्ली पहुंची। वो भाई जो पैदल आए, साइकिल पे आए, उन सब भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और निर्देशित करता हूं कि जहां जहां से पैदल कार्यकर्ता आए थे या साइकिल के माध्यम से आए थे, वहां की टीमें जब भी पार्टी मीटिंग होगी या संगठन मीटिंग होगी, उन सब साथियों का स्वागत और सम्मान करेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए, जो पैदल चल के आए, जिनके पैरों में छाले पड़ गए, जो साइकिल से आए, जिनको उन्होंने बहुत परेशानी उठाई, जो बारिश में भीगे, उन तमाम साथियों का स्वागत जरूर करें, उनके हौसले को जरूर बढ़ाएं। भविष्य में कभी अगर ऐसा हो तो और बड़े पैमाने पर लोग घर से निकलें और अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। अब मैं जिन महापुरुषों के लिए आपसे कह रहा था, उन महापुरुषों के नाम मैं आपके सामने लूंगा। मुझे आशा विश्वास है कि मेरे कहने के बाद जब आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझ में उम्मीद रखते हैं, मुझसे भरोसा रखते हैं, तो मेरी बात को भी आप मानोगे। मिशन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं, और मिशन को कामयाब करना किसी अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जब तक आप सब लोग उतनी मेहनत से काम नहीं करोगे या उससे थोड़ी सी कम मेहनत से काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग इस देश में कामयाब नहीं हो सकते। जो सपने आप अपने मन में देखते हैं, उनको पूरा करने का एकमात्र रास्ता है कि हम लोग ईमानदारी से, समर्पण की भावना से, त्याग की भावना से, संघर्ष की भावना से और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के इस लड़ाई को लड़ें, आंदोलन को चलाएं, कामयाब करें। सम्मानित बहुजन समाज के पहरेदारों, महामानव तथागत बुद्ध,
संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, संत तुकाराम, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, इनके विचारों को हमारे साथियों को, चाहे वो छोटे और बड़े, उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। फिर उनके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार ई रामासामी नायकर, पेरियार लाल यादव, महामना राम सुख वर्मा, सर छोटू राम, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, संत राम बी ए प्रजापति जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी, अगर आपको मिशन को चलाना है तो आपको पढ़ना चाहिए, उनके जीवन संघर्ष को समझना चाहिए कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में, किस तरह की समस्याओं के समय उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया, और जो नहीं कामयाब हो पाए उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आंदोलन चलता इसलिए है कि उससे समाज तैयार हो पाए। आज अगर हम राजनीतिक रूप से अभी बहुत कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने देश में लाखों लाखों लोगों को, महापुरुषों के आंदोलन को चलाने के लिए तैयार किया है। आंदोलन का मतलब सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं होती है। जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, जब हम काशीराम साहब को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो वोट की शक्ति से उसको सत्ता में आकर आसानी से हासिल किया जा सकता है। सत्ता एक विकल्प है जिसके जरिए आप सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे को मजबूती से लागू करा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, बहुत सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे साधन संसाधन आपके पास होंगे अगर आप सत्ता में होंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, आर्थिक गैर बराबरी। आर्थिक गैर बराबरी को आपको समझना पड़ेगा। उसको समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। एक मानव काशीराम साहब का एक ऐतिहासिक कथन है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कामयाब मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। पुनः मेरी बात को सुने कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं हो सकती। अब गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती हैं? हमारा समाज, जहां भी आप पूछोगे वो बताएगा कि हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं। किसी अधिकारी से पूछोगे, हम अपने डिपार्टमेंट का सामाजिक संगठन चला रहे हैं। किसी गांव बस्ती में पूछोगे, हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे सामाजिक संगठन चला रहे हैं। आप इतने सारे सामाजिक संगठन चला रहे हैं, इसी की वजह से आज समाज में जागरूकता बढ़ी। लेकिन सिर्फ सामाजिक संगठन चला के हम लोग इस देश में बिना सत्ता को प्राप्त करे कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें होती हैं समाज की सामाजिक हैसियत और समाज की आर्थिक हैसियत। सामाजिक हैसियत हमारी क्या है ये आप जानते हैं। सामाजिक हैसियत हमारी ये है कि देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ आज भी मूछें रखने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर उनकी हत्या होती है, अच्छा खाने पीने पर उनकी हत्या होती है, घोड़ी पे बैठ के बारात चढ़ने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे गाने बजाने पर उनके साथ हत्या होती है, अपराध होते हैं। कोई उनको जूते में पानी पिलाता है, कोई जूते में पेशाब पिलाता है, कोई उनके सर पे पेशाब कर देता है, कोई उनको और तमाम तरह की अपमानित करने के जो हैं
प्रयास करता है, कहीं हत्या कर दी जाती है, मार के लटका दिया जाता है, कहीं हत्या करके टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं रेप होता है छोटी छोटी बच्चियों का, कहीं और तमाम तरह की चीजें होती हैं, सामूहिक बहिष्कार किया जाता है, कहीं जुर्माना लगाया जाता है, कहीं पेड़ में बांध के यातनाएं दी जाती हैं। तो ये हमारी सामाजिक हैसियत है। इस देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी ये इस देश में हमारी सामाजिक हैसियत है। आप सोचो, जब काशीराम साहब आंदोलन चला रहे तब हमारी सामाजिक हैसियत और कितनी कमजोर रही होगी। फिर आर्थिक मजबूती की बात कर लेता हूँ, आर्थिक मुक्ति की बात कर लेता हूँ, आर्थिक हैसियत की बात कर लेता हूँ। तो आर्थिक हैसियत ये है कि देश के विभिन्न कोने में आप जाओगे, भारत के अंदर 2% सरकारी सेक्टर है, उसमें 22.5% आरक्षण हमें है, 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो भी जो है पूरा नहीं किया जाता। उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। ये हमारी आर्थिक हैसियत है कि इन 2% हमारे समाज को, हमारा 1% समाज भी कामयाब नहीं हुआ। उस 1% समाज जो सरकारी नौकरी में गया, उस 1% समाज ने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, किसी को बिजनेस करने के लिए, किसी को आर्टिस्ट बनाने के लिए, किसी को पत्रकार बनाने के लिए, किसी को हिस्टोरिकल बनाने के लिए उसने अच्छी पढ़ाई करवाई। तो हमारा 7, 8, 9, 10% समाज तैयार हुआ है। बाकी 90% दलित समाज की स्थिति चूंकि तू है, और ऐसी स्थिति 80% पिछड़े वर्ग के लोगों की है। आप अपने गांव बस्ती में जाकर देखना, पाल समाज के लोगों को, प्रजापति समाज के लोगों को, सैन समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को, और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके घर परिवार, उनके काम धाम, उनके रोजगार देखना, वो बहुत सक्षम इस देश में नहीं। आप 80%, 85% चमार समाज के लोगों को, पासी समाज के लोगों को, धोबी समाज के लोगों को, कोरी समाज के लोगों को, खटीक समाज के लोगों को, कभी उनके गांव में, उनकी बस्तियों में मुसार समाज के लोगों को जाकर, अलग अलग जातियों से हम लोग हैं, जातियों से हम लोगों को पहचान मिलती है। कहीं हमको डूम कहा जाता है, कहीं हमको डूमडे कहा जाता है, कहीं हमको मुसार कहा जाता है, कहीं हमको मांझी कहा जाता है। इतने सरनेमों में हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं, और जिन पे 1 गज जमीन नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी आप जान लो। जिस समाज का 80% हिस्सा सुबह मेहनत मजदूरी पे जाता है और कुछ कमा के लाता है, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी ये आपको समझना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा कि भाई इनकी राजनीति कैसे कामयाब होगी, इसलिए उन्होंने, इनके पास तो सामाजिक और आर्थिक जड़ें ही नहीं है, तो इनकी राजनीति तो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने समाज के पढ़े लिखे और सक्षम जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको तैयार किया कि भाई आप लोग हौसला जुटाओ, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, सामाजिक जिम्मेदारी को समझो। आपको जो नौकरी मिली है, रोजगार मिला, इसके लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया है संविधान में, उसकी वजह से मिला। इस वजह से आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने जो हाशिए पे समाज है उसको उठाने का काम करो, उसके भी हाथ खींचो, उसको ऊपर लाओ, अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। साहब काशीराम इस बात को समझाने में कामयाब हो पाए, और तब जाके अधिकारी कर्मचारियों ने संघर्ष किया, वामसेब नाम का संगठन बना, उसके जरिए हमारी पुरानी मूवमेंट खड़ी हुई और हम लोगों को इस देश में अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिला। आज की मेरी पहली अपील उन अधिकारी कर्मचारियों से है जो सक्षम है कि आज चारों तरफ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर देके गए हैं, अगर हम उनके सच्चे सपूत हैं तो आज हमें बैठ के अपने घर में आकलन करना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत परिवार के साथ साथ भी ये समाज भी हमारा परिवार है। इस समाज की क्या स्थिति है और ये कैसे सुधरेगी, और जो आज की सत्ता ने हालात किए, क्या भविष्य में हम पे कुछ अवसर और अधिकार रह पाएंगे, या हमारा जीवन जानवर से भी बुरा जीवन इस देश में हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें विचार करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, चंद्रशेखर भी शुरू कर सकता है, कोई अन्य भी शुरू कर सकता है, विनय तंत्र सिंह भी शुरू कर सकता है, कमल वालिया भी शुरू कर सकता है,
हिमांशु वाल्मीकि भी शुरू कर सकता है, रविंद्र भाटी भी शुरू कर सकते हैं, अनिल धेरवाल भी शुरू कर सकते हैं, निजाम चौधरी भी शुरू कर सकते हैं, सतपाल चौधरी भी शुरू कर सकते हैं, नरेंद्र भिखुराम जैन भी शुरू कर सकते हैं, सुनील चित्तौड़, आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, राजेंद्र यादव भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन कामयाब तभी होगा जब उसका नेतृत्व पढ़ा लिखा समाज करेगा, क्योंकि जिस समाज का 80% बहुजन समाज क्योंकि हमारा है, उसका 80% समाज रोटी रोजी के लिए मोहताज हो, जिनको बेटी की शादी करनी पड़े तो कुछ उधार पैसे लेने पड़ते हों, बेटे को पढ़ाना पड़े तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, बेचनी पड़ती हो, जिनको मकान बनाना पड़ता है उनको साहूकार से या कहीं से लोन बैंक से उठाना पड़ता हो, जो सुबह उठ के मेहनत मजदूरी पे जाते हैं, वो कैसे समाज को इतना समय दे पाएंगे कि समाज को वो अपने जागरूक कर दें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। जहां देश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, फूले साहू की विचारधारा को, बिरसा की विचारधारा को खत्म करने के लिए इतने जो हैं षड्यंत्र किए जा रहे हो, वहां अगर इस आंदोलन को, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होता, जिस व्यक्ति का प्रचार प्रसार नहीं होता, वो व्यक्ति भी मर जाता, विचारधारा भी खत्म हो जाती। इसलिए मैं अपने पढ़े लिखे समाज से अपील करूंगा, स्पेशली नौजवान तबके से। मेरे एक साथी ने मुझको इसके लिए लिखा भी कि आपको नौजवान लोग बहुत मानते हैं, आप नौजवान भाइयों से अपील करो कि वो जहां भी नौकरी करते हैं अपने आसपास हमारी बस्तियों को खोज के, जो कि सरकार तो सारे सरकारी स्कूल बंद कर रही है, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। जो भीम आर्मी ने सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई थी पाठशाला खोलने की, वो पाठशाला खोलने काम करें। वो हफ्ते में अगर रोज नहीं जा सकते, हफ्ते में 2 दिन जाएं, अपने सामाजिक परिवार को का भी ख्याल रखें, ये मेरी उनसे अपील है। और वो आंदोलन के साथ भी जुड़ें। जिस तरह से जो लोग शासक वर्ग आज हैं, उनका एक एक व्यक्ति जो है मूवमेंट का, उनकी मूवमेंट का काम करता है, हमारे लोगों को भी हमारी मूवमेंट का काम करना चाहिए, अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, कभी नहीं कहता सब मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं तो आपके सामने बात रख रहा हूं कि जो बेहतर काम कर रहा हो उसके हाथों को आप मजबूत कर दो। आप जहां हो अपने स्तर पे काम कर लो, लेकिन करते रहो, क्योंकि अगर आप ये महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो दुश्मन तो इसका प्रचार प्रसार करने से रहा। मैं उस एक एक कार्यकर्ता का जो वहाँ 40-42 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हुआ था, मैं कितना ऋणी हूँ। आपने मेरे अंदर दोबारा से मुझे जिंदा दिल बना दिया, क्योंकि जब ये घटना हुई, एक बार को तकलीफ हुई, मैं जब महसूस करता था तो मुझे याद आती थी। और मैं समझता था कि जब मैंने 2017 में भी मेरे साथ ये हुआ, तब आपने बड़ी संख्या में आकर मेरा हौसला बढ़ाया था। लेकिन कल मुझे भरोसा था, जिसने मुझसे पूछा मैंने उसे कहा था कि मेरा बहुजन समाज आएगा और वो दिल्ली को ये बताएगा कि चंद्रशेखर अकेला नहीं है, भीम आर्मी कमज़ोर नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है। मैंने आपसे अपील भी की थी कि आप भूखे आना, प्यासे आना, कैसे भी करके आना, ट्रेन से आना, पैदल आना, साइकिल पर, लेकिन आना जरूर। आपने कल ऐतिहासिक आंदोलन किया। आपके आंदोलन के आगे बहुत सारे तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता, वो भी बेचारे शामिल होने के लिए आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपके आंदोलन को समर्थन दिया। कोई कमजोर को समर्थन नहीं देता, आप ताकतवर हैं इसलिए उन्होंने आपको समर्थन दिया, वरना इस देश में गोलियां तो रोज चलती हैं, लाशें तो रोज बिछती हैं, रेप हत्याएं तो रोज होती हैं। अगर आपके साथ जुल्म हुआ तो इस बात का, आपकी शक्ति का लोगों को एहसास है। आपको लोग गुमराह करने के लिए बहुत सब तमाम तरह की बातें बताएंगे, बहुत तमाम तरह की चीजें बताएंगे, तमाम तरह के झूठे वो करेंगे। जो कल तक हमें गालियां दे के नीचा दिखाते थे बेचारे, उनको भी, वो भी तमाम तरह का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं आप इस बात को मानते, कभी भी भीम आर्मी के सैनिकों ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। हमेशा हमें नुकसान भी होता है। एक नुकसान की खबर हुई, मेरी उनके परिवार से बात हुई, बहुत जल्द मैं उनके परिवार के बीच में पहुंचूंगा, भाई गोलू वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए।
मुझे तकलीफ होती है, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैंने आज भी अपने साथियों को ये बात कही अम्बेडकर भवन में कि आज जो अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ये समाज है, हम सब लोग हैं। क्योंकि आज हमारे पास शक्ति है इस अन्याय को रोकने की, अपनी ताकत बनाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की, और हम चुप हैं, इस काम को नहीं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक नहीं बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हमारे लोगों को, हमारी विचारधारा को खत्म करने वाले दल हमारे लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करके, उनके वोट को खरीद के, उनके वोट को अपने पाले में करके राज कर रहे हैं। मैं उनको भी संदेश के तौर पे कहना चाहता हूं, जो लोग राजनीतिक कारणों से मेरा विरोध कर रहे हैं, आपको अगर कुछ करना भी है, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, काशीराम जी का आंदोलन चला रहे हैं। आप जो बीजेपी और दूसरे दलों में, कांग्रेस में और अन्य दलों में जो लोग हैं, उनको वहां से निकालने का प्रयास करो, तब तो समझ आए बात। आप हमारा इस वजह से विरोध करते हो क्योंकि गरीब के बच्चे खड़े हो रहे हैं। आपको इस बात से तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। आपको इस बात से तकलीफ क्यों है? आप भी इन्हीं संघर्षों से उठ के आए हो। मैं आपके सामने ज्ञापन डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया ज्यादा वो लोग देखते हैं, और बाद में हमारे बहुजन यूट्यूबर भाई जो हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वो इस बात को अपने यहाँ डालेंगे, और जो जो बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ आएगा, उसको पढ़ेगा, सुनेगा, तो शायद वो समझ पाएगा कि कल का आंदोलन चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं था, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं था, सीबीआई जांच के लिए तो था। सीबीआई जांच के लिए भी उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगे जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अपनी जो है सुरक्षा लेने के लिए अपने ऊपर हमला करा लिया। क्योंकि जिस दिन इस बात की सीबीआई जांच होगी, मैंने सरकार से भी कहा, अगर आपके लोग इसमें शामिल नहीं तो सीबीआई जांच कराओ, जो पता लग जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि इसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद को खत्म कर दिया जाए। वो आपके चंद्रशेखर को खरीद नहीं पाए, रोक नहीं पाए, उसकी जबान पे ताला नहीं लगा पाए, वो डरा नहीं पाए। तो अंतिम जो विकल्प बचा था बौखलाहट में हत्या कराना, उसका भी प्रयास उन्होंने कर लिया। मैं चाहता हूं आज के मेरे लाइव को हमारा बुद्धिजीवी समाज, अधिकारी, कर्मचारी, सक्षम समाज भी सुने, यूट्यूब चैनल के जरिए, इस लाइव के जरिए, और वो आकलन करें कि हमारी जो मांगे थी वो समाज के हित की मांगे थी या किसी व्यक्ति विशेष की मांगे थी। और हमने जो विभिन्न विपक्षी दल के लोग वहाँ आए, उनको भी अपने ज्ञापन पे सहमत करने का काम किया कि भाई वो हमारे ज्ञापन पे सहमत हों, हमारी मांगों पे सहमत हों। हम इस देश में 75 साल भी अगर अन्य अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, एनसीआरबी का जो डाटा कहता है कि किसी प्रदेश में 20,000 महिलाओं के साथ, किसी प्रदेश में 18,000 महिलाओं के साथ, किसी प्रदेश में 15,000 महिलाओं के साथ जो हर साल अन्य अत्याचार की घटनाएं होती है, अगर उसका डाटा भी निकाल लिया जाए, अगर शर्म हो मीडिया में, वो निकाल के डाटा बताए कि इनमें दलित पिछड़े समाज की कितनी बच्चियां हैं, और जो नफरत करते हैं हमसे। मैं कहना भी नहीं चाहता इस बात को, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं में कभी भेदभाव करना सिखाया नहीं, हमें तो इंसानों में भेदभाव करना नहीं सिखाया। छोड़ो, मैं इस बात को भी नहीं कहता, लेकिन क्या हमारी बच्चों के नसीब में लिखा हुआ है कि उनको पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद, जिनको हम इतने लाड प्यार से पालते हैं, जिनको हम पलकों पे रखते हैं, नाजों में पालते हैं, उनको अन्याय अत्याचार सहना पड़े। मैं समाज की हर एक बहन बेटी को जो दुनिया में कहीं रहती है, मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। अगर उनके साथ अन्याय होता है तो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ये कह के, हमारे साथी कहते हैं आप इस पर जवाब मत दिया करो, आप ये मत किया करो, लेकिन क्योंकि मैं जहाँ से उठ के आया हूँ, एक गांव से, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ, जिस गरीबी से निकल के मैं बाहर आया हूँ, और मैंने दर्द देखा है, तो जो लोग ये कहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में कि हम किसी के आगे गिड़गिड़ाए और ये सब चीजें, आप भीम आर्मी के जोश जुनून को जानते नहीं। मेरा सारा दर्द इस समाज के लिए है, बहुजन समाज के लिए। अगर मुझे व्यक्तिगत कोई लालसा होती तो बहुत दल थे इस देश में, अगर आपने रास्ता बंद कर दिया था तो मैं दलों को ज्वाइन करके एमपी में MLA बन जाता। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के मूवमेंट को ना मिटने देने की कसम खाई है।
संकल्प लिया है। और मैंने नहीं, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने भीम आर्मी के, आप उनको, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यकर्ता जो नहीं जुड़े वो समझदार नहीं, आप अपनी बातें लिख के उनको गुमराह कर लेते हो, फिर उन्हें कुछ दिनों बाद एहसास हो जाता है कि हमें हमारी लड़ाई से रोका जा रहा है, हमें पंगु पिछलग्गू बनाया जा रहा है, फिर वो आके भीम आर्मी के साथ खड़े जाते हैं। क्योंकि मैंने भीम आर्मी के साथियों को स्वाभिमान से समझौता करना नहीं सिखाया, और मैंने उनको एक एक पल ये सिखाया कि वो समाज के लिए ईमानदार रहें। मैंने जो ज्ञापन वहाँ दिया था, मैं उस ज्ञापन को इसलिए आपके आगे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हमारा बुद्धिजीवी समाज आकलन करे, अपने नेताओं का भी आकलन करे, जिनको वोट दे दे के आपने दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं को ताकतवर बनाया, उनका भी आकलन करें। हमारी पहली मांग ये थी, और ये मांग इसलिए थी कि मैंने चर्चा की एक साथी से, तो मुझे पता लगा कि HJS के जरिए जो उत्तर प्रदेश में भर्ती होती है उसमें पिछले 10 साल में एक भी हमारा जज नहीं बना, जबकि हमें 22.5% आरक्षण है और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण है, फिर भी 50 बच्चे पिछड़े वर्ग के पिछले 10 साल में जज नहीं बने और एक बच्चा शेड्यूल कास्ट का जज नहीं बना। क्योंकि ताकतवर लोगों ने, जिनकी सरकार है, उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि आप कंपटीशन में अच्छे नंबर ले आओगे, लेकिन आपको इंटरव्यू उनके हाथ में है। इंटरव्यू कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं, 80 नंबर कम से कम लाने हैं। वहां हमारे बच्चों के नंबर 79 तक आते हैं और उनके साथ छल हो जाता है। इसलिए मैंने मांग की है, जबकि उत्तर प्रदेश के सामान्य नेताओं को शायद ये ना समझ आया, ना दिखाई दिया हो, क्योंकि HJS के जरिए जो जज बनेगा, ADJ बनेगा, वो 10 साल में हाई कोर्ट का जज बनेगा और अगले 10 साल में हो सकता है या 12 साल 15 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिल जाए। व्यवस्था पहले से नहीं चाहती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हायर जुडिशरी में हमारे जज हों, जो वहां से हमारे साथ छल होता है वो बंद हो जाए। इसलिए हमने मांग की है कि SC ST OBC के अल्पसंख्यक के वर्ग के जो लोग हैं उनको संख्या के आधार पे, जिसकी इतनी संख्या पर उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पे जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में आरक्षण व्यवस्था की जाए। अगर आप क्लोजम सिस्टम नहीं खत्म करें, ठीक है, हम जिस दिन होंगे तो हम तय करेंगे कैसे होना है, हम संविधान के जरिए नियुक्तियां करेंगे, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन बना के। लेकिन अगर आप वहाँ हैं और ये इसको खत्म नहीं करना चाहते और सरकारें उनसे घबराती हैं, तो फिर आप वहाँ हमारी संख्या के आधार पर हमें आरक्षण दो, हमारे लोगों को भर्ती करो, हमारे जज होने चाहिए। वो जज वहाँ बैठ के जब वो कलम चलाएं तो उनको हमारा दर्द पता होना चाहिए। आज की जुडिशरी जो बायस्ड है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है अपने समाज के हित की बात कहने में। आपके नेताओं में हिम्मत हो तो कहो और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को चैलेंज करो कि वो हमारे साथ बैठ के वहाँ धोखा करते हैं, हमें न्याय नहीं देते। हमने दूसरी मांग ये की है कि संविधान के अनुच्छेद 338 में के तहत आपने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग गठित किया है। वो आयोग का काम है कि वो निगरानी करे हर चीज की, जो अन्याय अत्याचार हमारे साथ हो रहा है और जो आज की हमारी हालात है उन पे निगरानी करे। 20-20 हजार एक आयोग के यहाँ पेंडिंग फाइल पड़ी हुई है, एप्लीकेशन पड़ी हुई, कभी कोई संज्ञान नहीं लेता। यहाँ के नेताओं ने कभी आयोग के बाहर जाके धरना दिया, आयोग से सवाल किया, आयोग से कभी पूछा? कई जगह पे आयोग भी नहीं बना है, जैसे बिहार में आयोग नहीं बना हुआ है अभी, वहाँ महिला आयोग भी नहीं, SC आयोग भी नहीं। मैंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी ये कहा कि भाई आप अपने यहाँ तो आयोग बनाओ, आप पूरे देश में घूम रहे हो, कम से कम पहले अपने यहाँ आपको आयोग बनाना चाहिए। आपके यहाँ इतना अन्याय हो रहा है, आपको उसको ऊपर रोक लगानी चाहिए। ये कहने की हिम्मत चंद्रशेखर आजाद में है क्योंकि उसके समाज ने हिम्मत उसको दी है। इसलिए मैंने कहा है कि सब स्टेट में जहां आयोग की कमी जाए, जैसे 2.5 साल से उत्तर प्रदेश के नेताओं को नहीं पता लगा कि उत्तर प्रदेश में भी आयोग का गठन हो जाना चाहिए। 2.5 साल से आयोग का गठन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। आयोग है SC ST आयोग, लेकिन उसके जो चेयरमैन है वो अभी तक नहीं बने हैं, ना सरकार को फुर्सत मिली। और हमने ये भी मांग की कि SC ST के मुकदमे सुनने के लिए SC ST एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, SC ST एक्ट में 6 महीने में सजा होने का प्रावधान है, 60 दिन के अंदर सजा होने का प्रावधान है, किसी मुकदमे में नहीं होती। अब आप देखना किस तरह मैं आपके अधिकारों को निगलने वाले, लूटने वालों को सबक सिखाने का काम करूंगा कल के बाद, आप देखना। इसलिए हमने
एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की मांग की है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो और हर जिला स्तर तक SC/ST आयोग का भी गठन हो, कि हमें यहाँ आयोगों का इंतजार ना करें, हम वहीं अपने जिले में जाके अपने आयोग से अपनी समस्या रख सकें और वहां से हमारी समस्या पे काम हो सके। जो अधिकारी बायस हो गया, किसी लालच में हमारे खिलाफ काम ना कर रहा हो, हमारे खिलाफ काम कर रहा हो, उस पर कार्रवाई हो सके। मैंने ये भी मांग उठाई है कि SC/ST के कर्मचारियों का, हम तो कर्मचारी नहीं है, SC/ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। कर्मचारी क्या तो अपने आप आवाज उठाते, नेता तो नहीं उठाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है उन्होंने, मगर एक ही बात लगा दी उसमें, नियम एक लाइन जोड़ दी कि सरकार चाहे दे सकती है, आपकी सरकारें नहीं है, बहुत जगह आपको नहीं मिल रहा है, ये आपका विषय है। लेकिन हम, जब आप हमें वोट देते हो, हमारे साथ खड़े होते हो, इस आंदोलन में मदद करते हो, इस आंदोलन के सिपाही हो, जागरूक हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी कि आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ें। आपको इसके लिए सड़कों पर ना लड़ना पड़े, आपको इसके लिए आंदोलन ना करना पड़े, आपको किसी भी तरह की पनिशमेंट का शिकार ना होना पड़े। ये आपके नेताओं की जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को हम उठाएंगे और SC/ST OBC के जितने कर्मचारी उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करेंगे। और फिर वहां से बैकलॉग पैदा होगा। हमने मांग की है, नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते कि देश में जितना भी बैकलॉग हो, सभी सरकारें उस बैकलॉग को पूरा करें, जिससे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। कहीं किसी स्टेट में 4 लाख विभागों में 4 लाख का बैकलॉग है, कहीं 5 लाख का, कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख का है। अब ये सारा बैकलॉग भरोगे तो इतने बच्चों को नौकरी मिलेगी, दलित पिछड़ों के बच्चों को, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये इसलिए नौजवानों को इसके लिए सड़कों पे आने की जरूरत नहीं, इसका ये काम भी हमारी पार्टी करेगी। इसलिए मैंने ये मांग उठाई है। हमने मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप इसको चुनावी मौसम के साथ यूज करते हो, चुनाव आया तो आप इस पे बात करने लग जाते, फिर भूल जाते हो। हम इसके लिए एक बड़ा जो है जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं और हम मंडल बनाम कमंडल की यात्रा पूरे देश में करेंगे, कि जिससे इस देश के पिछड़ों के, इस देश के अल्पसंख्यकों के, इस देश के दलितों की, इस देश के आदिवासियों की जनगणना हो। SC/ST की तो होती थी, 21 में उन सरकार अभी बात नहीं करे, नेताओं ने कभी सवाल नहीं किया, कोई मोर्चा नहीं निकाला, कोई डिबेट नहीं की। इसलिए हमने मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक हमारे साथी अनिरुद्ध छोटे भाई, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बात पे, हमारे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और उन सब साथियों को धन्यवाद देता हूं जो कहीं ना कहीं, चाहे वो लोकेंद्र गुर्जर हो या कोई भी साथी हो जो इस काम को कर रहा है, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। मैं नीरज पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूं, मैं RS पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूं, मैं प्रोफेसर रतनलाल जी को, दिलीप मंडल जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो कहीं ना कहीं अपने भाषणों के जरिए, अपनी बातों के जरिए समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक हमारी बहन है दीदी निर्देश, में उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसी तमाम बहनों को धन्यवाद देता हूँ, भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, जिनके नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, जो पूरे देश में कहीं ना कहीं इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे भाई हैं संदीप बौद्ध, वो भी इस काम को कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम। मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। महापुरुषों की कृपा उन पे बनी रहे, वो इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाते रहें। हमारी मांग है कि जितनी संख्या बढ़े उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पैमाने के साथ, इस अनुपात में संख्या के आधार पर आरक्षण का फॉर्मूला देश में लागू हो। जितनी भी हमारी एक और मांग है, सरकारी संस्था उपक्रमों का जो निजीकरण करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, वो निजीकरण बंद हो और जितनी संस्थाओं का निजीकरण कर देगा उपक्रमों का, उनका दोबारा से राष्ट्रीयकरण हो। ये भी हमारी मांग है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले, वो लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं आंदोलन करें। स्पेशली हरियाणा में इसका आंदोलन चल रहा है। मैं उन सब साथियों को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग मेहनत करेंगे और आपकी इस काम को कराने काम करेंगे। हम कर्मचारी नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, ना ओल्ड है ना वर्तमान है, लेकिन आप हमारे साथ खड़े हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं, तो आपकी लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम इस काम को करेंगे।
देश की सरकार ने अग्निवीर योजना लाके जिस तरह से नौजवानों को ठगने किया, स्पेशली उन किसान जातियों को जिनके बच्चे जाते थे, उन मेहनत कश जाते को जिनके बच्चे जाते थे आर्मी में, और आपने 4 साल की नौकरी करके जिस तरह का ये षड्यंत्र रचा, ये एक बहुत डरावना आपने खेल खेला अपने निजी स्वार्थों में। आज लोग ट्रेनिंग के बीच में छोड़ छोड़ के बच्चे आ रहे हैं। इसलिए अग्निवीर को खत्म करना चाहिए और पुरानी भर्ती जो है आपको लागू करनी चाहिए। मैंने तो कल ये भी मांग उठाई थी कि आप हमारी चमार रेजिमेंट में बहाल कर दो। आप अगर आपको जाति के आधार पर रेजिमेंट बना के रखनी है, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, लेकिन हमारे लोग इतने ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। तो जो देशभक्त जातियां हैं उनको भी आप मौका दो। आप पाल समाज की रेजिमेंट बनाओ, आप गुर्जर समाज की रेजिमेंट बनाओ, आप सैनी समाज की रेजिमेंट बनाओ, आप यादव समाज की रेजिमेंट बनाओ। आप हम लोगों को भी देश सेवा का मौका दो और आप देखो किस तरह हमारे नौजवान देश की रक्षा करते हैं, उनको बहादुरी से काम करते हैं देश के लिए। एक हमने मांग उठाई, मैं खेती किसानी अब नहीं कर रहा हूं, मेरे फादर करते थे, लेकिन मैं देश के किसानों की पीड़ा समझता हूं, इसलिए हमने मांग उठाई है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। एक हमारे साथी गुरनाम सिंह चौधरी जी आए थे, चौधरी पुष्पेंद्र जी हमारे किसान नेता, राज्यपाल जी आए थे, एक तेजवेंद्र सिंह विरक जी हैं, वो तमाम नेता आए थे। वो लोग लगातार मेरे साथ चर्चा में रहते हैं। मैं समझता हूँ सुमन हुड्डा हमारी बहन, वो लोग लगातार चर्चा में रहते हैं। इसलिए मैं उनके संघर्ष को समझता हूँ। उनको जेल भेजा जाता है, उनको लाठियां खानी पड़ती है, किसान सड़कों पर रहता है। मैं किसानों का दर्द समझता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। इसलिए हमने मांग की है कि किसान की हर फसल की जो है एमएसपी की गारंटी जो है, और वो भी समय के अनुसार समयबद्ध कानूनी गारंटी जो है सरकार को देनी चाहिए। प्लस जो पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे जो पैसे जो है सुविधाएं देते हैं, जो पीएम किसान परिवारों को जो पीएम किसान योजना का नाम लाभ मिलता है, जो आप 6,000 रुपए देते हैं, उसको 6,000 से बढ़ा के आपको 24,000 रुपए सालाना करना चाहिए। हमने ये भी मांग उठाई है। फिर हमने मांग उठाई है कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसमें जितने भी किसानों पे मुकदमे आपने किए थे, क्योंकि 700 से ज्यादा किसानों की जान गई, वो मुकदमे आप वापस लें। ये भी मांग हमने उठाई, क्योंकि हम हमेशा किसानों के आंदोलन के साथ खड़े रहे। हमने ये भी मांग उठाई, हमारा एक बहुत बड़ा हमारे समाज का वर्ग जो सफाई कर्मचारी काम करता है, उनको स्पेशल टारगेट करके उसके साथ जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जिस भी विभाग में काम करते हैं, उन कच्चे कर्मचारियों की समस्या को समझते हुए हमने ये मांग की है। पहली हमारी मांग है कि पहले तो कच्ची नौकरी होनी नहीं चाहिए और संविदा की नौकरी, ठेकेदारी की नौकरी होनी नहीं चाहिए। और जो लोग अभी इस पे कर रहे हैं उनको आप समान काम समान वेतन, जितना वेतन आप सरकारी कर्मचारी को देते हैं उतना ही वेतन उनको दें। दिल्ली में बहुत कच्चे कर्मचारी हैं। 30-30 साल से मेरी माएँ बहनें, मेरे चाचा ताऊ गटर में उतर के मैला अपने सर पे उठा के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। कभी किसने सुध नहीं ली, सरकार जब चाहे उनको निकाल देती है। 30-30 साल सेवा करने वालों को पक्के नहीं किया गया, वो मर जाते हैं सफाई करते करते। बहुत सारे रोडवेज में कच्चे कर्मचारी हैं, बिजली विभाग में कच्चे कर्मचारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं। वो भी इतना ही समय देते हैं, वो भी इतनी एनर्जी लगाते हैं, एक टांग पे खड़े रहते हैं, सेवा करते हैं, वो भी अपनी जान को जोखिम डालते हैं। उनकी कच्ची नौकरी को पक्का करना चाहिए। इसलिए हमने मांग की है कि जिन लोगों ने 5 वर्ष से ज्यादा ठेकेदारी पे या संविदा पे जैसे भी काम किया, उनकी कच्ची नौकरी को पक्की करो। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता जो हैं, उन बहनों का भी वेतन बढ़ाओ, उनको भी उनके पैरों पर खड़े करो। ये मांग हमारी इसलिए क्योंकि मैं इस समाज से आता हूँ, मैं इस दर्द को जानता हूँ कि कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। 7-8-9 हज़ार की नौकरी में, कच्ची नौकरी में कुछ होता नहीं है। लोग खून के आंसू रोते, अपने जख्म को किसी को बता नहीं पाते, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला पाते, अच्छा खाना नहीं दिला पाते, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ आज़ादी के बाद कुछ दिया नहीं है। सरकारों ने सिर्फ वोट ली है और मजाक उड़ाया हमारी गरीबी का, हमारी बेबसी का। हमारी सरकारों में बैठे ताकतवर लोग हमारी बहनों के फटे कपड़ों में झांकने में भरोसा रखते हैं। वो चाहते हैं उनके कपड़े फटे हुए रहें, जो वो आराम से झांक पाए हमारी बहनों के तनों को, हमारी माओं के तनों को। उनको हमारे लोग बड़ों के, हमारे बुजुर्गों के
फटे कपड़े देख के आनंद आता है। हमने मांग की है कि सरकार यूनिफॉर्म्स, पहले सीए लेके आई, सीएन फिर एनआरसी, हमने उसका भी जबरदस्त करके अपोज उसको किया। सरकार उसका षड्यंत्र बताया, सच बताया कि सरकार का उसके पीछे तर्क क्या था। सरकार ने बहुत झूठ बोले, लेकिन हमने संवैधानिक रूप से उनका तर्क दिया कि जो भारत में नागरिक है इस देश का, आप कानून के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जो आज़ादी के बाद और जिस दिन से देश आज़ाद हुआ तब से जो इस देश में है, उनके साथ किसी भी तरह का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर, लेकिन फिर भी हमें सहना पड़ता है। इसलिए हमने उस समय भी इसको अपोज किया। अब यूसीसी पे सरकार बात की, हमने एक बात कही है कि पहले आप ना, जो इस देश में कानून होने के बावजूद भी, उस पर अपराध घोषित होने के बावजूद भी जो सामाजिक गैर बराबरी और इन वर्गों को सामाजिक अपमान का जो सामना करना पड़ता है, और जो आर्थिक गैर बराबरी है उसका जो सामना कर, पहले आप सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, लैंगिक गैर बराबरी जो है, धार्मिक गैर बराबरी जो है, पहले आप उसको दूर करने बात करो। आज देश अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जिसका आप हवाला दे रहे हो, उसमें भी ये कहा गया कि आप थोप नहीं सकते हो किसी के ऊपर जबरन। और फिर भी हमने कहा कि अगर आप इसमें मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, आदिवासियों के हितों के पे कुठाराघात करोगे, उन पे हमला करोगे, तो फिर हम इसको अपोज करेंगे, हर कीमत पे अपोज करेंगे। ये बात भी हमने सरकार को बताई है। हमने ये भी कहा है, मैंने झारखंड की सरकार से पूछा था, मैं सभी सरकारों से पूछता हूँ, मेरा काम है पूछना, आपने मुझे इसीलिए तैयार किया है कि आपने मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने को कहा था। मैं देश की सारी जो अभी केंद्र की सत्ता के विरोधी जो सरकारें हैं, मैं उनसे भी सबसे कहता हूं कि आपको अपने यहाँ मॉब लिंचिंग पे कानून बनाना चाहिए। भीड़ को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। भीड़ की हिंसा का आपने उदाहरण मणिपुर में देखा। मणिपुर की ये एक घटना आपके सामने आई तो आप चीख पड़े। मणिपुर में जो घटना 2 महीने पुरानी, मणिपुर की बच्चों ने क्या क्या नहीं सहा, मणिपुर के लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। वो राजनीतिक स्वार्थ के भेंट चढ़े इन सरकारों के। क्या इसका जवाब है सरकार के पास? दुखी हूं, क्रोधित हूं। आप प्रधानमंत्री हैं सर, आप दुखी क्यों हैं? आप क्रोधित क्यों? अपने क्रोध की ज्वाला से कलम चलाइए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, पूरी सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। आपको किसने रोका है सर? आप प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री, आप बेबस क्यों हो सत्ता के आगे? हमें तो आदत है, हमने फूलन देवी जैसी अपनी बहनों का हश्र देखा माओ का। हमें तो आदत है ये अन्याय सहने की। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, लेकिन देखो ये सच कितना डरावना है। ये आपके रूह जिस्म सबको झकझोर देता है जब ये अन्याय होता है। इसका जवाब नहीं है आपके पास, आप दे भी नहीं सकते, सत्ता में बैठे लोग दे भी नहीं सकते। और मैं ये सवाल मेरा सब सत्ताओं से है कि जब आपकी सरकारों में 10-10, 20-20 हजार महिलाओं के साथ अन्याय होता है हर साल, तो आप कुर्सी पे बैठ कैसे जाते हो? आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? आप खाना आपको हजम कैसे हो जाता है? आपके आंखें क्यों नहीं रोती? जब चंद्रशेखर आजाद की रोती हैं तो आपकी क्यों नहीं रोती? आप जालिम को क्यों प्रोटेक्ट करते हो? आप अपराधी को क्यों प्रोटेक्ट करते हो? इसलिए प्रोटेक्ट करते हो कल किसी और बच्ची का चीरहरण करे, उसका रेप करे, उसकी हत्या करे, उसको जला दे। इसीलिए मैं उस दिन भावुक हुआ टीवी पे, जिसपे हमारे राजनीतिक विरोधी मजाक उड़ाते हैं, कि मुझे पता था अगर सरकार नहीं बदली जो 5 साल अन्याय होगा वो बड़े बड़े नेताओं को नहीं सहना पड़ेगा, मेरी बच्चों को, मेरी बहनों को, माओ को, बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को सहना पड़ेगा। और हम सह रहे हैं। ये तो हम तक भी आग चली आई है कि हम पे भी गोलियों से जो है हमें भूनने की तैयारी की जा रही है। इसलिए मैं भावुक हुआ था मेरे प्यारे भाइयों। मेरी भावुकता व्यक्तिगत नहीं है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। और मेरे लोग इस बात को जानते हैं, और जो राजनीतिक कारण विरोधी हैं वो भी इस बात को जानते हैं। उनके साथ अन्याय होगा तो उनकी सबसे पहली अगर नज़र किसी पे जाएगी तो वो भीम आर्मी पे होगी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद पे होगी, भीम आर्मी के एक सिपाही पे होगी। और उसके बाद हमने 12वीं, आप जानते हैं जब आप किताब पढ़ते हैं उसका आखिरी पन्ना कितने दिनों बाद पढ़ते हैं, हमने आखिरी मांग उसमें रखी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये मजाक है
व्यक्ति के जीवन की वैल्यू होती है। मेरे लोगों ने मुझे अपने खून से सींच के यहाँ तक लेके आए हैं, मुझे पहचान दी है, वो मेरी एक बात पे खड़े होते हैं। कल मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ क्या हालात थे। मैं उनसे अपील कर रहा था बैठ जाओ, लेकिन मैं जानता था एक की जगह पे 10-10 लोग खड़े, वो कैसे बैठ जाते। वहाँ जो नेता स्टेज बैठे थे उनको चक्कर आ रहे थे, कोई उल्टी कर रहा था, कोई जूस पी रहा था, कोई ग्लूकोज पी रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, कोई सर पे कपड़ा रख रहा था। अब मुझे छाव देने की वो कर रहे। मेरे ऊपर महापुरुषों की, संतों, गुरुओं की, माओ बहनों की, प्रकृति का बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन जो मेरी बहनें माए, मेरा खून जो है, जो सामने था, जो मेरे लिए चल के आया था, भीम आर्मी के लिए चल के आया था, आजाद समाज पार्टी चल के आया था, उसके दिल से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीती। वो मंच पे भी नहीं था, वो सामने था। लेकिन उनको चंद्रशेखर आजाद पे, भीम आर्मी पे, आजाद समाज पार्टी भरोसा है कि कल अगर ये ताकतवर होते हैं तो जो जुल्मों को, सितमों को हम सह रहे हैं लंबे समय से, वो खत्म हो जाएगा। और हमारी लड़ाई एक घटना की में न्याय की नहीं, हम इसको पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। मैं उन जड़ों को काट देना चाहता हूं जहां से आपके खिलाफ अन्याय की सोच पैदा होती है। मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, मेरी लड़ाई उस सोच से है जो गैर बराबरी पे आधारित है, जो हिंसा पे आधारित है, जो इंसान को इंसान नहीं समझती, जिसको इंसान के कत्ल पे तकलीफ नहीं होती। और देश की ऐसी व्यवस्था है कि हमें जाति के नाम पे अपमानित किया जाता है। वहाँ जानवरों को बिस्तरे में लोग लिटा लेते हैं और अपनी चम्मच से खाना खिला देते हैं, फिर भी इंसान को इतने अपमान का सामना करना पड़ता है। ये भारत का इतिहास है साथियों, इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। तो हमारी आखिरी मांग थी कि इस घटना की सीबीआई जांच हो जाए, जिसमें बड़े बड़े लोग जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो मेरे खून से होली खेलना चाहते थे, जो आपकी उम्मीद से होली खेलना चाहते थे, जो आपके भाई को निपटा देना चाहते थे, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएं। इसलिए मैंने अपील की कि सीबीआई जांच हो। और सुरक्षा की बात रही, सुरक्षा तो हमारे हर नेता को मिलनी चाहिए। बीजेपी के लोग जिनकी सरकार है या अन्य पार्टी लोग जिनकी सरकार है, जब उनको सुरक्षा मिलती है तो हम भी तो इस देश में लोकतंत्र का हिस्सा, हम भी तो टैक्स देते हैं। ये टैक्स हम हमारे खून पसीने कमाई का, हमारे समाज की आबादी 85% है बहुजन समाज की, उनको क्यों नहीं जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब इस यहाँ राजनीतिक दलों के आखिरी विधायक और जिला अध्यक्ष तक को सुरक्षा मिली है, तो बहुजनों के नेता क्यों सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनकी जान से खेलने की छूट क्यों मिलनी चाहिए मनुवादियों को। क्या उनका जीवन इतना आसान है कि जिस आदमी को उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया, जिस चीज को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, उसके जीवन को कोई 1 मिनट में समाप्त कर दे। क्या उनका जीवन इतना सामान्य हो जाना चाहिए देश में। इसलिए हमने सुरक्षा की मांग की, क्योंकि हम भी टैक्स देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी टैक्स देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हो ना देते हो, गृह मंत्री देते हो ना देते हो, मुख्यमंत्री देते हो ना देते हो, हम देते हैं टैक्स हर एक चीज पे। हमारी कोई चीज सरकारी नहीं, हमारी कोई चीज फ्री नहीं, हम एक एक चीज पे टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे का लाभ हमें क्यों ना मिले। हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारा भी अधिकार उतना बैठता है। पढ़े लिखे लोग अपने अधिकारों को जानते, क्यों ना हम मांग करें। इसलिए हमने मांग की। और क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मेरी सुरक्षा हो जाएगी, आप लोग कर लोगे, मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ हो जाएगी, लेकिन हमारा जो आखिरी कार्यकर्ता जो गांव में लड़ रहा है, जिसपे झूठे मुकदमे हो रहे हैं, जिसके खिलाफ झूठी चार्जशीट बनाई जा रही है, जिसको मारा पीटा जा रहा है, जिसकी हत्या की जा रही है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी। उसकी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता ये है कि आपको ये सत्ता परिवर्तन करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षण खत्म हो गया। जिस देश में सामाजिक गैर बराबरी है, आरक्षण खत्म हो गया। तो आप ये बात याद रखना कि ये जो हमारी दलित पिछड़े वर्ग की जो जातियाँ, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, इनके बच्चों को घुसने नहीं देगा दफ्तरों में। अधिकारी कर्मचारी तो बनाना दूर की बात है, आपको 69 शिक्षक भर्ती याद होगी। ये हमको मास्टर ना बनाएं, ये हमारे 20,000 पद वहाँ खा जाएं। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों को नगन प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि हमारे SC/ST का सर्टिफिकेट बना के इस देश की तथा के ऊंचे जाति जो मेरिट की बात करती है, उनके कितने लोग जो है भर्ती हो गए। आपने देखा पंजाब में आंदोलन चल रहा है, लोग मुझे भी बुला रहे थे, मेरे एक साथी का मैसेज आया कि भाई आप वहाँ जाना। वहाँ कितने लोगों को जो है SC/ST का झूठा सर्टिफिकेट बना के जो लोग नौकरी कर रहे हैं देश में। अगर आपको जाति का गर्व भी चाहिए, और आप जब SC/ST OBC के सर्टिफिकेट बना के नौकरी करते हो, तो आपका जमीर तब क्यों नहीं आपको कहता।
अगर आप चेक कराओगे देश में तो आपको लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो SC ST OBC का सर्टिफिकेट बना के देश में नौकरी कर रहे हैं। ये लाइव मैंने इसलिए किया कि मेरी ताकत आप हो। मैं जब अपनी बहनों को देखता हूँ, कल एक बहन मुझे मिली थी अम्बेडकर नगर से, वो भावुक थी। जब मैं बहुत सारी माँओं से मिला, वो भावुक थी। एक माँ ने मैंने फ़ोन पे जब उससे बात की, उसने कहा मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे कंधों पर उन लाखों माँओं की जिम्मेदारी है जिनके आंसू नहीं सूखे हैं, उन हजारों लाखों भाइयों, करोड़ों भाइयों की जिम्मेदारी है जो बेरोजगार इस देश में घूम रहे हैं। और मेरे कंधों पर उन किसानों की जिम्मेदारी है जो इस देश में पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। अब बारिश आई, बाढ़ आई, सारी फसल होगी और उनको अपना फसल का बीमा है और मुआवजे के नाम पे उनको 10-10 रुपये दिखाए जाएंगे। मेरे कंधों पे उनकी जिम्मेदारी है। मेरे कंधों पे उन दलित पिछड़े आदिवासियों की तमाम उनकी सुरक्षा संरक्षण की जिम्मेदारी, सशक्तिकरण की जिम्मेदारी है। इनके साथ जुम जाती हो रही है। मेरे कंधों पे मणिपुर की बहनों के भी सम्मान की, भाइयों के सम्मान की भी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी है। हर शोषित की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मैंने इसलिए आंदोलन बुलाया था जंतर मंतर में। मैं इसको रामलीला मैदान में ही बुलाता, मुझे पता था आप उसको भी भर दोगे, लेकिन मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि 21 मई को भी आपने 2017 मुझे वहाँ की ताकत दी। और फिर वहाँ एक घटना घटी जिसने मुझे झकझोर दिया। जब मैं 28 तारीख को चला गया झारखंड एक आंदोलन को लड़ने के लिए, एक रैली को करने के लिए, तो मेरी पहलवान बहनों के साथ जो अन्याय वहाँ हुआ, उनको घसीटा गया, उनके बदन को नोचा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनके बाल खींचे गए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं उन सब का जवाब देने के लिए मैंने जंतर मंतर पे आपको बुलाया। मैंने आपको बुलाया, आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैं उसके लिए, जो कष्ट आपको सहना पड़ा उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास तो आप ही हो जिनके लिए, जिनके इस ताकत से जो है मैं इस देश की सत्ता को जवाब दे सकता हूँ। आपने इतना प्यार दिया, इतना सहयोग किया, आगे भी आप अपनी ताकत को बनाइए, मजबूती से खड़े रहिए, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। जब आपकी पार्टी, आपका संगठन मजबूत होगा, हर कोई आपको इज्जत सम्मान देगा, हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। मुझे आशा विश्वास है कि आप ये नहीं कहेंगे कि 10 साल और चंद्रशेखर आज़ाद रह जाते तो हम पता नहीं क्या कर देते। अब चंद्रशेखर आज़ाद आपके बीच में हैं। आज साथ दे के आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ज़्यादा परीक्षाएं मत लीजिए। देश लूट रहा है। आपके बच्चों को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS नहीं बनाएगा, चपरासी भी नहीं बनाएगा इस देश में, अगर इस देश में संविधान नहीं रहा। और आज जिस तरह संविधान को, एक एक संविधान के आर्टिकल को जिस तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया जाए, नए कानून बना के, कुछ बचेगा नहीं इस देश में। जब आप आवाज़ उठाने जाओगे, कोई गोली लेके खड़ा होगा, आपके सीने के पार कर देगा, कोई चाकू ले खड़ा होगा, आपके पेट के पार कर देगा, कोई आपका गला काट लेगा, फिर क्या करोगे इस देश में? अभी बाबा साहब अम्बेडकर का दिया वोट का अधिकार आपके पास है। इस वोट की शक्ति से आपने बहुत लोगों को ताकतवर बनाया। जब आपने सबको मौका दिया तो फिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को भी आपको मौका देना चाहिए। और इनको काम करके दिखाने के लिए आपको अवसर अगर आप देंगे तो फिर इनके दिल में जो काम करने की इच्छा है, हर सदी में कुछ ना कुछ नया हुआ। 100 साल पहले हमारे हालात ऐसे नहीं थे, 50 साल पहले हमारे हालात ऐसे, आज हमारे हालात बदले हैं। आज दिल्ली में भी हमारे लोग सक्षम हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी प्रदेशों को। सबसे पहले धन्यवाद दिल्ली की पूरी टीम को, फिर यूपी की पूरी टीम को, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की टीम को, सभी प्रदेश के सामान्य नेताओं को, उत्तराखंड की पूरी टीम को, उनके सामान्य नेताओं को, कश्मीर जम्मू की टीम को, उनके नेताओं को, पंजाब की टीम को, उनके नेताओं को, हरियाणा की टीम को, वहाँ के सभी सम्मानित नेताओं को, राजस्थान की टीम को, वहाँ के सभी सम्मानित नेताओं को। स्पेशल थैंक्स मध्य प्रदेश की पूरी टीम को, उनके सम्मानित नेताओं को। बहुत जल्दी आऊँगा गोलू भाई के परिवार से मिलने। असम की टीम को, त्रिपुरा की टीम को, छत्तीसगढ़ की टीम को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के नहीं आ पाए, वो जेल में थे, राजकुमार जांगड़े जी, उनको भी धन्यवाद, मुझे सुन रहे होंगे। उड़ीसा की टीम को, महाराष्ट्र की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की टीम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ के सभी सम्मानित नेताओं को। कोई स्टेट छूट गया हो,
बंगाल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई छूट गया हो, हिमाचल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे खेद हो सकता है, लेकिन मैं आपको हर एक कार्यकर्ता को और स्थापना दिवस की पुनः बधाई और धन्यवाद। अब मैं आपसे एक ये चाहूँगा कि जितने साथी मुझे देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर बताएं, क्या इस लड़ाई में मैं उनका कमेंट भी कोशिश करूँगा कि पढ़ने की कोशिश करूँ, क्या इस लड़ाई में वो हमें ताकत देने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप अवसर देने के लिए तैयार हैं तो हम एक भीम आर्मी का एक एक सिपाही, अपने खून का एक एक कण जो है महापुरुषों के आंदोलन कामयाब करने के लिए लगाने के लिए तैयार है। मैं आपका जरूर आपके कमेंट देखूंगा कि आप चाहते हैं कि देश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके हितों की रक्षा के लिए मजबूत हो या ना। मैं आपका कमेंट जरूर जो है कोशिश करूँ। और एक स्पेशल आपको जानकारी, मैंने आपको IT सेल के लिए कहा था, इस देश के मनी माफिया मीडिया का मुकाबला करने के लिए बहुत जल्द हम लोग IT सेल बनाएंगे। कल परसों मैं आपसे डिटेल लूँगा। जो लोग IT सेल में काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हमारे साथी, वो अपना डाटा जहां मैं मांगूंगा, जिन नंबरों पे अपना डाटा मुझे देना, जिनको आप लोग कनेक्ट करके, और एक दिन आप लोगों को सब लोगों को संगठित रूप से कहीं बुला के और किस तरह से इस पे काम करके इसको आगे बढ़ाना, मैं आपसे चर्चा कर सकूँ। मैं बहुजन मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत दिखाती है। कल लाखों लोग आए थे, इतनी बड़ी रैली थी, कितनी बार मीडिया ने दिखाया आप जानते हैं, कितनी बड़ी बड़ी खबरें छपी, अखबार ने तो खबरें भी छापी जिससे हमें झगड़े हो जाए आपस में। बहुजन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन साथियों ने कवरेज किया, जिन साथियों ने आवाज़ उठाई, जिन साथियों ने दिखाया, चाहे अच्छा दिखाया बुरा दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप आलोचना विरोध करते हैं किसी कारण से तो भी आप प्रचार करते हैं हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और जैसा मैंने कहा, बहुत जल्द आपके प्रदेशों में आ रहा हूँ मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को लड़ने के लिए, देश के बहुजन समाज को उनके अधिकार दिलाने, उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, इस देश में सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए, समता, समानता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित भारत बनाने के लिए, जहां देश के आखिरी व्यक्ति को वो तमाम सुख सुविधाएं मिले जो इस देश के अमीरों को आज मिल रही हैं। जय